तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं इन्हीं डिजीजेज के ऊपर कि अभी डैम्प सीजन आने वाला है, रेनी वेदर आने वाला है, तो कौन कौन से डिजीज आएंगे, हम कैसे पहचानेंगे उन डिजीजेज को, उनके क्या साइन और सिम्टम होते हैं कॉमन फ्लू के, इन सब के बारे में हम लोग समझते हैं। कॉमन फ्लू जो है जिसको इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग इसको कोल्ड एंड फ्लू के नाम से जानते हैं, या फिर इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। तो इसके चार चार पांच पांच नाम है और आपको इनके चारों नाम को याद रखना है, कॉमन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, कॉमन एंड कोल्ड। ठीक है, कॉमन फ्लू को हम लोग एक वायरल डिजीज कहते हैं क्योंकि इसका जो कारण है हम लोग जब आगे आएंगे तो इसके बारे में समझेंगे कि इसके कौन से वायरस के वजह से होता है। जब ये एक वायरल डिजीज है इसका मतलब कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज का वैरायटी है, और इन्फेक्शियस डिजीज हम उस डिजीज को कहते हैं जिसमें किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी तरह के ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी में आकर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, हेलमिंथ हो, कोई भी हो, तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। तो आपका कॉमन फ्लू भी क्या हो गया, एक इन्फेक्शियस डिजीज हो गया। दूसरी बात, इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि ये एक एक्यूट वैरायटी का डिजीज है। क्योंकि एक्यूट इसलिए क्योंकि इसमें हाई इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा सीवियरिटी के साथ और सडन एंड वायलेंट बहुत ज्यादा जो है इसमें सिम्टम आते हैं, इसलिए इसको एक्यूट कहेंगे। और 15 दिन तक जो है ये 15 दिन में ये ठीक होता है, जिसकी ड्यूरेशन जो है 15 दिन होते हैं। उसके बाद ये जो है अटैक करता है हमारे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक पर। रिस्पायरेटरी ट्रैक पे तो करता है, खास करके अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक पर। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में ये ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज ए एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज, it is an acute infectious disease of respiratory system। किसका है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का है। प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा वहां, रिस्पायरेटरी सिस्टम का, डिजीज ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रोड्यूस इरिटेशन in throat and डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज। और नोज से क्या होगा, डिस्चार्ज करेगा वहां पर, और जो है कि डिस्चार्ज होगा नोज से पानी के जैसे, जो है कि इसमें कैथरल डिस्चार्ज इन द नोज, थ्रोट एंड कैथरल डिस्चार्ज फ्रॉम नोज विथ कोल्ड एंड फीवर। उसके साथ जो है मरीज को ठंडा लगेगा और बुखार रहेगा। मरीज को ठंडा भी लगता रहता है, बुखार भी रहता है। ये जो है हमारा जो है कि कॉमन फ्लू का डेफिनेशन होता है, जिसमें कि आपको 3 पॉइंट जो है हमने यहां पर बताए हैं। पहला हमने बताया कि गले में जो है इसको इरिटेशन होगी। क्या होगा, इरिटेशन खास करके होगा, कहां पे, इरिटेशन इन थ्रोट। दूसरा पॉइंट यहां पे है कैथरल डिस्चार्ज, नाक से जो है उसको बूंद बूंद पानी के जैसे जो है सिक्रेशन होते रहेगा, नाक में जलन भी होगी, और साथ में आप देखोगे उसको कि ठंडा भी लगेगा और बुखार भी रहेगा। तो ये मुख्यतः जो है कि हम इसको समझेंगे इन्फ्लुएंजा के बारे में। अब इन्फ्लुएंजा का जो मोडिफिकेशन है, जो इन्फ्लुएंजा कहां से आया, तो इन्फ्लुएंजा का मोडिफिकेशन सबसे पहले बर्ड में हुआ था। हम लोग अभी इसके कॉज पे चलते हैं तो हम लोग समझेंगे वहां पे। इन्फ्लुएंजा का कारण के बारे में समझते हैं, इन्फ्लुएंजा का क्या कारण है। तो इन्फ्लुएंजा, जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया कि ये एक वायरल डिजीज है। कैसा डिजीज है, वायरल डिजीज है। ये एक वायरल डिजीज है, यानी कि इसका कॉज क्या होगा, वायरस होगा, कॉज वायरस है। अब दूसरी बात समझिए कि कौन सा वायरस इसका डिजीज प्रोड्यूस करता है, वो वायरस होगा इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। अब इन्फ्लुएंजा वायरस सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन है वो बर्ड में हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं।
फर्स्ट modification occur in bird। सबसे पहले जो इसका मॉडिफिकेशन है वो बर्ड में हुआ था, इसीलिए हम इसको बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं। बर्ड फ्लू के नाम से हम इसको जानते हैं। अब ये भी चीज हम लोग को याद रखना है कि जब भी कोई बोले कि बर्ड फ्लू किसको कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये चिड़िया का डिजीज है। ये बर्ड फ्लू इसलिए क्योंकि बर्ड में ये वायरस का म्यूटेशन हुआ था और वहां से ये वायरस जो है म्यूट करके ह्यूमंस में आया था, इसलिए इसको हम लोग एक और नाम से क्या कहते हैं, इसको बर्ड फ्लू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, इनके बहुत से वैरायटी है। इसके कितने वैरायटी है? वैरायटी ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के जो वैरायटी की बात करेंगे तो ये A to M वैरायटी है। वैरायटी ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, वैरायटी के बाद हम लोग करते हैं वैरायटी कितना है? ए से लेके एम वैरायटी तक होता है। लेकिन इतनी वैरायटी के इन्फ्लुएंजा होने का कारण, अब तो आप कहेंगे कि सर अगर किसी को डिजीज है तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से इन्फ्लुएंजा का डिजीज है? तो देखिए, ह्यूमंस में जो मानव हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ उन्हें इन्फ्लुएंजा ए और बी के केसेस देखने को मिलते हैं। कौन से इन्फ्लुएंजा? इन्फ्लुएंजा ए और बी का। लेकिन ए और बी में से भी 98% केसेस जो हैं आपको वो देखने को मिलेगा इन्फ्लुएंजा ए के, क्योंकि इन्फ्लुएंजा बी के जो केसेस हैं वो बहुत रेयर देखने को मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि 98 to 99% जो केसेस हैं इन्फ्लुएंजा के, वो इन्फ्लुएंजा ए के रहते हैं। सो इन ह्यूमन इन्फ्लुएंजा ए आर मोस्टली अटैक। इन्फ्लुएंजा ए जो है मोस्टली अटैक करता है, ठीक है, मोस्टली। और रेयरली जो है इन्फ्लुएंजा बी का। तो आपको सिंपल याद रखना है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है, अगर कहीं भी आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन से इन्फ्लुएंजा वायरस जो है अटैक करता है ह्यूमंस में, तो आपको वहां पर आंसर लिखना होगा इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के कि कैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, क्योंकि हमने ये वायरल डिजीज की बात की है, हमने इन्फेक्शियस डिजीज की बात की है। तो जब भी हम इन्फेक्शियस डिजीज की बात करेंगे, जब भी हम वायरल डिजीज की बात करेंगे, तो हमें यह समझना होगा कि इसका मतलब ये जो डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट होकर जाएगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जाएगा, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाएगा। तो आखिर ये कैसे जाएगा, किस माध्यम से जाएगा, किस रूट से जाएगा, उसको भी हमको यहां पर समझना होगा। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो सबसे जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम लोग को लिखना होगा बाय ड्रॉपलेट। किसके? बाय ड्रॉपलेट। बाय ड्रॉपलेट। जैसे कि आप यहां पर नीचे में देखेंगे, ये जो है एक ड्रॉपलेट हम दिखाए हैं, जो कि जब भी कोई भी हेल्दी पर्सन, जो इन्फेक्शियस पर्सन है, वो छींकेगा, जब स्नीजिंग करेगा, छींकता है, उस दौरान क्या होता है कि उसके नोज में जो वाटर डिस्चार्ज हो रहे थे, उस डिस्चार्ज से कुछ जो है ड्रॉपलेट, कुछ वाटर के ड्रॉपलेट, कुछ वाटर माइक्रो ड्रॉपलेट जो हैं स्नीजिंग के दौरान बाहर निकलते हैं। कई बार ये ड्रॉपलेट छोटे भी होते हैं, कई बार बड़े भी होते हैं, तो ये बाहर निकलते हैं फोर्सफुल्ली, जो निकलते हैं नोज से। और इसी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, इसी वाटर कंटेन रहता है ये वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, और उसके माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बॉडी में चला जाता है। सो बाय ड्रॉपलेट ड्यूरिंग स्नीजिंग, बाय ड्रॉपलेट थ्रू स्नीजिंग। आप जब भी छींकोगे उस दौरान जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ये चला जाता है। अब ये समझिए कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो गया, लेकिन अब ये कैसे डिजीज प्रोड्यूस करेगा, इस चीज को हम लोग कहां पर पढ़ेंगे? पैथोजेनेसिस में पढ़ेंगे, या पैथोजेनेसिटी के अंदर पढ़ेंगे, या पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। उन्हीं के 3 नाम होते हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में जब भी आपको इस तरह के सिम्टम आए, जब भी गले में खिचखिचाहट हो रही है, नाक से बहुत ज्यादा जो है कि डिस्चार्ज हो रहा है, नाक से पानी आ रही है, ठंडा लग रहा है, बुखार हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आइसोलेट रहें, ताकि ये डिजीज जो है दूसरे लोगों को फैमिली में ना हो। इसलिए हम लोग को आइसोलेट होकर रहने की जरूरत है, मास्क कैरी करने की जरूरत है। और आप अगर हैंकी यूज करते हैं, या जो आप रुमाल यूज करते हैं, या टॉवल यूज करते हैं, तो कोशिश करें कि वो टॉवल किसी दूसरे पर्सन को ना दें।
ड्यूरिंग डिजीज कंडीशन अगर आपको इस तरह के सिम्टम आते हैं तो कोशिश करें कि आप ये जो टॉवल है या आपके जो जो भी पर्सनल यूज कर रहे हैं फेस पे या वो दूसरे पर्सन यूज ना करें, क्योंकि उसके माध्यम से भी ये तो चला जाएगा। कॉमन फ्लू किन किन लोगों को हो सकता है, कौन ऐसे लोग हैं जिनको कॉमन फ्लू आसानी से होगा? तो सबसे पहला जो कॉमन फ्लू के अंदर आता है वो है नॉन इम्यूनाइज्ड पर्सन, वैसे लोग जो इसके वैक्सीन नहीं लिए हैं, नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन या नॉन इम्यूनाइज पर्सन। पहला क्या होगा? नॉन इम्यूनाइज्ड पर्सन, वैसे लोग जो अभी तक ये वैक्सीन नहीं लिए हैं, इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन नहीं लिए हैं, उनको हो सकता है। और दूसरी बात, वैक्सीन लेने से भी कोई ज्यादा बेनिफिट तो है नहीं यहां पर, क्योंकि बार बार इसके जो एंटीबॉडी होते हैं वो 6 महीने में खत्म हो जाते हैं। इसके लाइफ ही एंटीबॉडी की 6 महीना होती है। तो यहां पर दूसरी बात, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, आप बहुत ज्यादा इम्यूनिटी जो है कि आपको कमजोर है, उस दौरान जो है ये डिजीजेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यहां पर भी सेकेंडरी इंफेक्शन भी हो सकता है। सो वीक इम्यूनिटी, वीक इम्यूनिटी इस कंडीशन में आपको हो सकता है। तीसरा है कि अगर आप रेन वाटर में जो है कि बहुत ज्यादा रहते हैं, डैम्प एरिया में रहते हैं, ठीक है, डैम्प एरिया लोकेशन होगा, या फिर आप जो है वेट क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं लंबे समय तक, वेट क्लॉथ यूज फॉर लॉन्ग टाइम, आप लंबे समय तक भींगा हुआ कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं, पहने रहते हैं, इस कारण से हो सकता है। या फिर बच्चे लोग जो है बरसात के पानी में, बारिश के पानी में खूब मजे से नहाते हैं और उसके बाद वो बीमार पड़ते हैं। तो ये भी एक कारण जो है कॉमन फ्लू होने का जो कारण है, जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, वो बनता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका इंक्यूबेशन पीरियड्स को समझ लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब होता है कि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट के बॉडी में आने से लेकर या पैथोजन के बॉडी में आने से लेकर डिजीज प्रोड्यूस करने तक के टाइम ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। बात समझ गए? कोई भी पार्टिकल्स, जैसे ये कोई भी, समझ लीजिए कि ये एक वायरस था, वायरस जो है बॉडी में आया, ये एक बॉडी है, इस बॉडी में ये वायरस आया। अब यहां से ये जैसे आया और यहां से लेकर जितने वक्त लगेंगे इसको डिजीज प्रोड्यूस करने में, बॉडी में सिम्टम आने में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहेंगे? बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इन्फ्लुएंजा का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 1 से लेकर 5 दिन का, 1 to 5 डेज। जब भी वायरस आएगा बॉडी में, उससे 1 से लेकर 5 दिन के अंदर ये जो है कि वायरस जो है डिजीज प्रोड्यूस कर देता है। पैथोजिनेसिस के बारे में, इसका पैथोजिनेसिस क्या होगा, कैसे ये डिजीज प्रोड्यूस करता है? तो सबसे पहला चीज जो हम लोग समझेंगे इसमें, कि आप ये अभी तक समझे हैं कि ये वायरस जो है वो कैसे डिजीज प्रोड्यूस कर रहा था। वायरस जो है बाय द स्नीजिंग जो है कि बॉडी में आ रहा था। अब स्नीजिंग के थ्रू जो है कोई भी पर्सन जो है, कोई भी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से ये आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा? इन्फ्लुएंजा वायरस कम्स फ्रॉम, इन्फ्लुएंजा वायरस कम्स फ्रॉम कहां? कम्स फ्रॉम infected person, infected person से कहां आएगा? टू हेल्दी पर्सन, थ्रू किसके? थ्रू स्नीजिंग ड्रॉपलेट। जो छींक में जो स्नीजिंग के दौरान जो ड्रॉपलेट निकलती है उसके थ्रू जो है चला जाएगा। अब ये क्या करेगा? जैसे ही बॉडी में जाएगा उसके बाद ये क्या करता है कि वहां पर जाने के बाद ये जो वायरस है, हेलो, कौन साला पागल है? थ्रू स्नीजिंग जो है अब ये बॉडी में आ जाएगा।
उसके बाद ये वायरस क्या करता है, उसके बाद ये जो है बाइंड कर लेगा, किससे, बाइंड विथ रिसेप्टर, बाइंड विथ रिसेप्टर। जो सेल हैं, जो म्यूकस सेल्स हैं ना, जो म्यूकस सेल हैं नोज में या फिर जो आपके फेरिंग्स लैरिंग्स हैं, उनके म्यूकस मेम्ब्रेन से ये क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इन्फ्लुएंजा का, उससे क्या करेगा, ये बाइंड कर लेगा। और बाइंड करने के बाद क्या करेगा, वो सेल के अंदर इंटर कर जाएगा, बाइंड एंड इंटर इन सेल। अब सेल के अंदर क्या करेगा, सेल्स के अंदर एंटर करके और यहां पर क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा एंड मल्टीप्लाई। अब ये जो वायरस है वहां पर जाकर मल्टीप्लाई करने लगा म्यूकस सेल्स में, म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल्स में, और उसके बाद जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा उसके एक दिन बाद, आफ्टर 1 डेज, आफ्टर 1 डेज, एक दिन के बाद क्या करेगा, वहां पर एक दिन मल्टीप्लाई करने के बाद वहां से क्या होगा कि कैथोरल इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन पर। 1 डेज, आफ्टर 1 डेज कैथोरल इन्फ्लामेशन, कैथोरल इन्फ्लामेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, उन पर क्या करेगा, एक कैथोरल इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेगा। और जैसे ही कैथोरल इन्फ्लामेशन होगा वहां से क्या होगा, कैथोरल सिक्रीशन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये अभी क्या होगा, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेगा और जस्ट इसके बाद, इन्फ्लामेशन के बाद क्या होगा कि इसी इन्फ्लामेशन के बाद यहां पर क्या होगा, स्नीजिंग स्टार्ट, स्नीजिंग जो है शुरू हो जाएगा। और स्नीजिंग के 2 से 3 घंटे के बाद, छींक जैसे ही हुआ उसके 2 से 3 घंटे के बाद क्या होगा, यहां पर कैथोरल सिक्रीशन शुरू हो जाएगा। आफ्टर 2 to 3 आवर कैथोरल सिक्रीशन स्टार्ट, कैथोरल सिक्रीशन स्टार्ट। अब वहां से क्या होगा, पानी के जैसे बूंद बूंद पानी के जैसे वहां से शुरू हो जाएगा और नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा। उसी दौरान वहां पर बर्निंग भी होना शुरू होता है। वो हम सिम्टम में आएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इसका सिम्टम जो है डेवलप करता है। थोड़ा सा हम सिम्टम के साथ भी यहां पर चलते हैं। तो बर्निंग हुआ तो यहां पर क्या हुआ कि स्नीजिंग स्टार्ट होने से पहले यहां पर कैथोरल इन्फ्लामेशन, इसी दौरान कैथोरल इन्फ्लामेशन के दौरान यहां पर बर्निंग सेंसेशन डेवलप होता है। बर्निंग सेंसेशन होना पेशेंट को शुरू हो जाता है नोज में, और उसके कुछ देर के बाद स्नीजिंग होगा, स्नीजिंग स्टार्ट होगा, और स्नीजिंग के 2-3 घंटे के बाद क्या होगा, वहां से कैथोरल सिक्रीशन शुरू होगा। और इसी कैथोरल सिक्रीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रनी नोज के नाम से जानते हैं, रनी नोज। यहां पर इस तरह से जो है इसके सिम्टम आना शुरू होता है। और इसके बाद रनी नोज हुआ और उसके बाद क्या होगा कि यहां उसके कुछ घंटों के बाद, इसी के बाद रनी नोज हुआ, नाक से पानी बोलेगा मरीज आ रहा है, और उसके बाद मरीज को जो है गले में खिसखिसाहट आना शुरू करेगी। सो थ्रोट इरिटेशन, थ्रोट में क्या होगा, इरिटेशन आना शुरू हो जाएगा, गले में खिसखिसाहट आएगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां पर पेशेंट को जो है फीवर होगा, कफिंग होगा, तो उसको जो है खांसी भी होना शुरू हो जाएगा, और साथ में जो है ये सब चीजें उसको शुरू हो जाता है। ये उसका जो है मेन जो है, इस तरह से उसको डिजीज प्रोड्यूस होता है। और ये प्रक्रिया जो है, ये जो है म्यूकस मेम्ब्रेन वाला, ये 9 दिन तक, 1 से लेकर 1 to 9 डेज तक चलता है। 1 to 9 डेज चलेगा, कंटिन्यू होगा, और उसके बाद जो है ये ठीक हो जाता है। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा सिम्टम, साइन सिम्टम के बारे में समझ लेते हैं कि इसका साइन सिम्टम क्या होता है। जैसा कि अभी आपने पैथोजेनेसिस के अंदर ही सारी चीजों को देखा कि कैसे कैसे डेवलप होता है, तो 2 चीजें जो है इसके साइन में हम लोग को देखने को मिलता है। पहला कि कंजंटाइवा, और दूसरा चीज नोज, पूरे नोज जो है वो लाल हो जाएंगे, क्योंकि बर्निंग हो रहा था ना। रेडनेस ऑफ टिप ऑफ
नोज, नोज का जो टिप है ना वो पूरा लाल हो जाएगा ड्यू टू, क्यों होगा? ड्यू टू बर्निंग एंड कैथरल डिस्चार्ज, कैथरल डिस्चार्ज, बर्निंग और कैथरल डिस्चार्ज के कारण जो है पूरा नाक जो है लाल हो जाता है। आपको देखने को मिलेगा कि पेशेंट बोलेगा, और जैसे आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं कि कैसे वहां पर कैथरल डिस्चार्ज जो है वो उसको पूरा को जो है लाल कर देता है। इस तरह से कुछ आपको जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, पूरे के पूरे जो नाक है उसके लाल हो जाते हैं। दूसरा सिम्टम उसी के अंदर आएगा कि उसके जब आई के कंजंटाइवा देखेंगे ना आप, तो कंजंटाइवा भी जो है आपको पूरा रेड देखने को मिलेगा। सेकेंड साइन जो है वो देखने को मिलेगा रेडनेस ऑफ कंजंटाइवा, रेडनेस ऑफ कंजंटाइवा, कंजंटाइवा आपको पूरा लाल देखने को मिलेगा। और तीसरा सिम्टम आपको देखने को मिलेगा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, बॉडी टेम्परेचर जो है पेशेंट का इंक्रीज मिलेगा। साथ टेम्परेचर तो राइज है, पेशेंट खांस भी रहा है, लेकिन पेशेंट का जो नाक से जो है वो पानी के जैसे वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, ये जो है वहां से आपको देखने को मिलेगा। ये सारे साइन हैं कॉमन फ्लू के। अब हम लोग कॉमन फ्लू के सिम्टम की बात करते हैं कि कॉमन फ्लू में आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। तो मरीज क्या क्या आपको बोलता है, तो सबसे पहले बोलेगा मरीज कि बर्निंग होता है, हमें बर्निंग हुआ था, बर्निंग सेंसेशन इन नोज, सबसे पहले बर्निंग सेंसेशन होता है नोज में, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन इन नोज। उसके बाद दूसरा सिम्टम बोलेगा कि पहले तो नाक में जो है जलन हुई, उसके बाद हमको क्या हुआ, उसके बाद बोलेगा कि वहां से छींके आना शुरू हो गई, स्नीजिंग, क्या हुआ, स्नीजिंग शुरू हुआ कुछ घंटों के बाद, ठीक है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया कि 2 से 3 आवर आफ्टर, ठीक है, उसके बाद जो है कि स्नीजिंग होगा। और स्नीजिंग के कुछ घंटों के बाद, 2 से 3 घंटे के बाद जो है, स्नीजिंग के 2 से 3 घंटे के बाद क्या होगा, यहां से डिस्चार्ज शुरू हुआ था। ये मरीज ऐसा आके आपको क्लिनिक में बोलता है, आपको बोलेगा कि ऐसे ऐसे मेरे को दिक्कत हो रही है, साथ में गले में इरिटेशन हो रही है, इरिटेशन इन थ्रोट, और वही सारे सिम्टम जो हमने वहां पर आपको बताए हैं, जैसे उसको फीवर होगा, कफिंग होगा, बॉडी एक होगा, या हेडेक होगा, या फिर वीकनेस आएगा, एपेटाइट का लॉस होना, थ्रस्ट लॉस होना, ठीक है। तो ये सारे जो है उसके सिम्टम जो है उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि इन्फ्लुएंजा में कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, इन्फ्लुएंजा का कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो देखिए, इन्फ्लुएंजा का सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन आता है खास करके बच्चों के केसेस में, इन चाइल्ड में क्या होगा, निमोनिया, बच्चों में क्या डेवलप करेगा, निमोनिया। और दूसरा चीज जो बच्चों के अंदर डेवलप करता है वो है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस। तो ये बेसिकली 2 चीजें जो हैं कॉमन फ्लू के अंदर डेवलप। और इससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह का आपका क्यूरीज हो, किसी भी तरह का डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं।